तो चलो लेसन नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग को पढ़ाई करनी है। सबसे पहला जो शब्द आएगा उसका नाम होगा राष्ट्रवाद। खूब बढ़िया जो सब लोग आज फास्टली पढ़ेंगे तो जान जाएंगे इसमें राष्ट्रवाद क्या होता है। कोई बताओ राष्ट्रवाद के बारे में। नागरिक संहिता आपको पढ़ा रहे हैं, को बढ़िया तरीके से देखते रहेंगे आप। दूसरा हेडिंग इसमें होगा, तीसरा हेडिंग होगा यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। चौथा जो आपका टॉपिक है कुलीन वर्ग का है। कुलीन वर्ग क्या है। पांचवा है नया मध्य वर्ग क्या है। 6 नंबर आपका दिया है उदारवादी राष्ट्रवाद क्या होता है। उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है। 7 नंबर है रूढ़िवाद राष्ट्रवाद क्या है, इसके बारे में भी आपको पढ़ाई करनी है। 8 नंबर वियना संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वियना संधि के बारे में अगर आपसे कोई पूछेगा तो इसको ही बता सकते हैं। उसके बाद से क्रांतियों का युग है। क्रांतियों का युग, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद से 10वां नंबर टॉपिक है रूमानी कल्पना। रूमानी कल्पना क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से 11 नंबर है आर्थिक मंदी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आर्थिक मंदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से उदारवादियों की क्रांति। उदारवादी की क्रांति ये 12 नंबर है। 13 नंबर है मई क्रांति। आप सभी लोग पढ़े हैं आज ये सारी चीज़ें। 14 नंबर आपका है महिलाओं के लिए राजनीतिक अधिकार की मांग। महिलाओं के लिए ये क्या कर रहे हो, जल्दी से देखो ये सब लोग। राजनीतिक अधिकार, महिलाओं के लिए राजनीतिक अधिकार। 15 नंबर होगा जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण। उसके बाद से है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण। उसके बाद से आपका है जिउसेपे मैत्सिनी। जिउसेपे मैत्सिनी 18 आपका हेडिंग है। 18 काउंटी कैबिलो डी काबूल। उसके बाद से ये सब गैरीबाल्डी वगैरह हैं। राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद क्या होता है, तो साम्राज्यवाद देख लेंगे। वाद और 19 नंबर आप इसमें देख लीजिएगा यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव। यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव। उसके बाद से 20 नंबर में लिख लो एकीकरण समय घटित प्रमुख घटनाएं। एकीकरण के समय घटित प्रमुख घटनाएं। आज हम लोग गुड मॉर्निंग सोशल साइंस के अंतर्गत लेसन नंबर जो 1 आपका है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसमें आपके ये प्रमुख रूप से 20 हेडिंग्स बनाए गए हैं। आज हम लोग इसी 20 हेडिंग्स के बारे में, यहाँ आकर बैठ जाओ, के बारे में आप जिक्र करेंगे। पहला हेडिंग आप सभी लोग देख रहे होंगे राष्ट्रवाद।
राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने राष्ट्र से प्रेम करना। समझो सब लोग, राष्ट्रवाद, राष्ट्र का मतलब होता है देश, वाद का मतलब होता है प्रेम करना। जब कोई व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है, अपने देश से उसकी लगाव बढ़ती है, अपने देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर करने के लिए तैयार होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद। सबको याद हो गया। जब कोई भी व्यक्ति हो, उसको अपने देश से प्यार है, उसको अपने राष्ट्र से प्यार है, अपने राष्ट्र पर अपने लिए पूरे जिंदगी को कुर्बान करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरित हो जाता है, तो उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। दूसरा आपका है नागरिक संहिता। देखो, नागरिक संहिता का मतलब किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में जो व्यक्ति रहते हैं, वह व्यक्ति अपने जीवन को जीने के लिए वह व्यक्ति किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिए, इसके लिए जो कानून व्यवस्था बनाई जाती है और वो सभी लोगों पर एक समान रूप से लागू होता है, तो उसी को कहते हैं नागरिक संहिता। संहिता का मतलब होता है नियम। जैसे आप लोग हैं, किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं, किसी के घर को आप नहीं ले सकते हैं, किसी को ज़मीन को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसके लिए सरकार ने एक नियम बनाया है। अगर ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कठोर दंड दिया जा सकता है। किस नियम के तहत? इस नियम के तहत। उसके बाद से यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप के अंतर्गत इटली आ जाएगा, यूरोप के अंतर्गत जर्मनी आ जाएगा, यूरोप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ये पूरे फ्रांस वगैरह जो होंगे, रूस वगैरह सब आ जाएंगे। तो यूरोप में राष्ट्रवाद। अब आप देखेंगे कि यूरोप जो है, यूरोप में जितने भी देश थे सब अपने देश से प्रेम करने लगे। जितने भी यूरोप में देश थे, राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश से प्रेम करना। तो यूरोप में जितने भी देश थे सब एक अपने देश से प्यार करने लगे। और ऐसा उन लोगों में हो गया कि जो जैसे जर्मनी है, जर्मनी के सभी लोग जर्मनी से प्रेम करने लगे। और अगर इटली के कोई व्यक्ति जर्मनी को अपने कब्जा में लिया है, तो जर्मनी के लोग उसको छुड़ाने के लिए, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए वो इटली के लोगों से लड़ाई करने लगे। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब यूरोप में जितने भी देश थे वो सभी देश अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए एक दूसरे से लड़ाई करने लगे, अपने देश को बचाने का प्रयास करने लगे। इसी को कहते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके बाद से कुलीन वर्ग आता है। कुलीन वर्ग का मतलब होता है कि इसमें कुलीन वर्ग में वे लोग आते हैं जो बहुत धनवान थे, जिनकी जनसंख्या बहुत कम थी, जिनको एक विशेष अधिकार मिला था कि यही वोटिंग कर सकते हैं। उस समय के राजा हुआ करते थे, तो यही वोट दे सकते हैं, राजा को जिता सकते हैं। तब कुलीन वर्ग जो थे उसमें राजा लोग आते थे, जो धनवान लोग थे वो आते थे, और ये क्या करते थे? गरीब लोगों पर ज़बरदस्ती कर लगाते थे, कर को वसूलते थे और कहते थे कि कर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा पूरा जो भी ज़मीन जायदाद है सब अपने नामे कर लेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं कुलीन वर्ग। कुलीन का मतलब होता है जिसके पास धन होता है। देखो इसमें न आया है, इसीलिए कुलीन वर्ग का। तो एक होता है नया मध्य वर्ग। अगर आपसे कोई पूछे कि नया मध्य वर्ग क्या होता है, तो आप कहेंगे कि नया मध्य वर्ग में जो पढ़े लिखे लोग थे, जैसे डॉक्टर हो गए, जैसे कोई अध्यापक हो गया, जो डाकिया हो गया, पोस्ट मास्टर हो गया, तो जो पढ़े लिखे लोग थे उन पढ़े लिखे लोगों को नया मध्य वर्ग में सम्मिलित किया गया था। नया मध्य वर्ग में सम्मिलित किया गया था। उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी का मतलब होता है तेज़ी से विकास करना। उदारवादी का मतलब होता है तेज़ी से विकास करना, यानी जब कोई व्यक्ति या जब कोई देश बहुत तेज़ी से विकास करता है तो उसको हम लोग कहते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद। वो अपने धर्म को नहीं मानते हैं। जो उदारवादी राष्ट्रवाद होते हैं, कोई धर्म नहीं होता है। जैसे अमेरिका में चले जाओ कोई धर्म नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ कोई धर्म, एक ही धर्म है ईसाई, बस सब लोग उसी को मानते हैं। समझ रहे हो? तो इसीलिए वो देश इतना तरक्की करता है। हमारा देश में अनेक धर्म हैं, लगातार उस धर्म को लेकर के हम लोग चर्चा में रहते हैं। आप ज़रा देखिए, अभी कुछ दिन पहले पूरा डिस्टर्ब आप लोग रहे, 10 दिन कम से कम दीपावली वगैरह के त्यौहार में। फिर आपका देखिए अभी आ रहा है वो पीढ़ी आ रहा है, तो उसमें भी 2-4 दिन आप डिस्टर्ब रहेंगे। इससे आपका ज़िंदगी कभी बन नहीं सकता है। यही सब करते करते ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो उदारवादी का मतलब होता है तेज़ी से विकास करना। इसमें जो लोग होते हैं, जितने भी लोग सम्मिलित होते हैं, वो अपने धर्म को नहीं मानते हैं। एक है रूढ़िवाद राष्ट्रवाद। तो रूढ़िवाद का मतलब होता है अपने धर्म को मानना, धर्म के हिसाब से ही काम करना, लेकिन इसमें विकास बहुत धीमा होता है रूढ़िवाद में। देख लेना क्या क्या मैं बता रहा हूँ, सब आपका हेडिंग है, लाइन बाय लाइन आपको बताया जा रहा है। रूढ़िवाद का मतलब होता है कम विकास करना, धीरे से विकास करना। इसमें जितने भी लोग होते हैं अपनी धर्म को प्राथमिकता देते हैं, अपनी धर्म को मानते हैं,
जिसके कारण ये बहुत धीरे धीरे विकास करते हैं। रूढ़िवाद का मतलब यही होता है धर्म को मानना। जैसे हम लोग हैं, इतना धर्म में डूब गए हैं, इतने धर्म को मानते हैं कि विकास हो ही नहीं पा रहा है। हो रहा है? नहीं हो रहा है। घर नहीं बनता है, लेकिन जब कुछ होता है तो उसमें चंदा 1000, 2000, 3000 रुपया देते हैं, लेकिन हमारा घर नहीं बन पाता है। तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़िवाद, राष्ट्रवाद कहते हैं। अब देखिए वियना संधि क्या होता है कि वियना संधि के अंतर्गत जितने भी यूरोप में देश थे, जितने भी यूरोप में क्या है देश थे, तो सभी देशों के राजदूत, राजदूत का मतलब होता है जो एक देश से दूसरे देश में संदेश को भेजता है। जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान का राजदूत भारत में होगा, भारत का राजदूत पाकिस्तान में होगा, तो पाकिस्तान में जो भी भारतीयों के साथ किया जाता होगा वो यहाँ के प्रधानमंत्री को देगा सूचना, और यहाँ जो भी पाकिस्तान के लोग रहते होंगे उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है ये संदेश उसको देता है। तो सब देश रखते हैं। तो वियना संधि का मतलब होता है कि यूरोप में जितने भी देश थे, सभी देश के जितने भी राजदूत थे उसको एक पास बुलाया गया, एक सम्मेलन का कराया गया। इसी को हम लोग वियना का संधि कहते हैं। क्रांतियों का युग, क्रांतियों का युग। क्रांति का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन। क्रांति का मतलब क्या होता है? बदलाव या परिवर्तन। जैसे क्या होता था ना कि पहले यूरोप में लोग ये चाहते थे, जैसे राजा थे, राजा लोगों पर मनमानी कर लगाते थे, लोगों पर अत्याचार करते थे, लोगों पर जुल्म ढाते थे, लोग बहुत परेशान रहते थे, त्राही त्राही करते थे। लोग चाहते थे कि इसको क्या मिले, यहाँ से इसको हटाया जाए। कोई भी देश है, जब वहाँ के शासक, जैसे आप लोग हैं, अगर खुश हैं, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होने वाला है, इनके सरकार से लोग खुश होंगे तो उनको वोटिंग करके जिताएंगे, खुश नहीं होंगे तो उनको हटा देंगे। सब प्रजा के हाथ में तो है। तो उसी तरीके से जो रूस में हुआ करते थे, चाहे जो फ्रांस में हुआ करते थे, जितने भी राजा थे वो राजा लोगों को बहुत जुल्म करना चाहते थे, जुल्म करते थे, अत्याचार करते थे। गरीब जो किसान थे उस पर मनमानी कर लगाते थे। इस कर से हटने के लिए, इस कर से छुटकारा पाने के लिए जो लोग थे वह क्रांति कर दिए, माने बदलाव चाहना चाहते थे। क्रांति के अंतर्गत आपको हम बता देते हैं, चारों क्रांति का नाम याद रखिएगा। एक आपका होता है सबसे पहले इंग्लैंड की क्रांति, और जो इंग्लैंड की क्रांति है ये 1688 ईस्वी में हुई थी। सब लोग याद करो, 1688 में हुई थी। कौन सी क्रांति? इंग्लैंड की क्रांति। इसको रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, एक भी ब्लड इसमें नहीं निकला था। बात समझ रहे हैं? दूसरा आपका होता है, दूसरा नंबर पर जो आता है उसका नाम होता है अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति, अमेरिका की क्रांति 1776 ईस्वी में हुई थी। 1776 में हुई थी अमेरिका की क्रांति। तीसरा नंबर पर आता है फ्रांस की क्रांति। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। फ्रांस की क्रांति अगर कोई पूछता है तो 1789 ईस्वी में हुआ था, 13 साल बाद हुआ था। अमेरिका का 1776 में हुआ था, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। उसके बाद से एक लास्ट आता है रूस की क्रांति। कब हुई थी? सन 1914 से लेकर 1916 ईस्वी के बीच में रूस की क्रांति हुई। क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है। उसके बाद से एक आपके पास हेडिंग और आया है जिसका नाम है रूमानी कल्पना। देखो, कल्पना का मतलब होता है विचार। कल्पना का मतलब क्या होता है? विचार। तो देखो, हम आपको बता देते हैं कि जब लोग क्रांति करते थे, जब लोगों के बीच में लड़ाई होती थी, तो लड़ाई करते करते अपने देश को, सीमाओं को और अधिक बढ़ाना चाहते थे। जैसे कहा है ना कि जैसे मान लो कि भारत है, भारत के जहाँ तक सीमा है, मान लो कि चीन ने कब्जा किया है, भारत उससे लड़ाई करेगा और अपने जो सीमा होगा उसको और अधिक बढ़ा देगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं रूमानी कल्पना। इसके अंतर्गत जो देश की सीमाएँ होती है, उसको क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। आप इसके बारे में सब लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है आपको? हाँ, चलिए अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी, देखो आपको हम बता देते हैं आर्थिक मंदी होता क्या है। मंदी का मतलब होता है ना रोजगार न मिलना, रोजगार या जो व्यक्ति काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, उस मजदूर को काम नहीं मिलना या उस मजदूर को समय से तनख्वाह नहीं मिलना, इसी को कहा जाता है आर्थिक मंदी। जैसे आप चाहते हैं, आप कंपनी में कार्य करते थे, कंपनी ने कार्य कराया लेकिन आपका पेमेंट नहीं दिया, टाइम से पेमेंट आपका नहीं दिया, तो क्या होता है ना, ठेकेदार में और जो भी मजदूर होता है उसके बीच में लड़ाई हो जाती है।
मजदूर लोग कहते हैं कि मेरा तनख्वाह दीजिए या मेरे तनख्वाह बढ़ाइए, कंपनी से खाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं आर्थिक मंदी कहते हैं। अब आइए उदारवादी का क्रांति। अभी उदारवादी के बारे में आप पढ़े क्या? जो तेजी से विकास करता है, जो धर्म को नहीं मानता है, जो धर्म को नहीं मानता है, जो तेजी से विकास करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उदारवादी कहते हैं। तो उदारवादी क्रांति का मतलब होता है कि इसमें जो लोग थे, उदारवादी लोग थे, वो चाहते थे परिवर्तन करना। उसके ऊपर अत्याचार जो हो रहा था, उस अत्याचार को मिटाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम भी स्वतंत्र हो और हम भी अपने जिम्मेदारी को समझे, हम भी आगे बढ़े, हमारा भी जो अधिकार है उसको मिले। इसके लिए वह राजाओं से क्रांति करने लगे। प्रमुख रूप से इसमें डॉक्टर वगैरह जो थे वो उपस्थित थे। मई की क्रांति पा जाइए। अच्छा, मई क्रांति, क्रांति का मतलब लगातार आपको मैं बता रहा हूँ बदलाव होना। सुनो, 18 मई, ये ध्यान रखना, 18 मई सन 1848 को 8 से 31 निर्वाचित प्रतिनिधि फ्रैंकफर्ट संसद में भाग लेने के लिए एक जुलूस में शामिल हुए। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी, जिसमें जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तय किया गया। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाना चाहा, तो उसमें से अस्वीकार कर निर्वाचित सभा के विरोधी राजाओं को साथ दिए। संसद में मध्य वर्गों का वर्चस्व था, जो श्रमिकों और कारीगरों की मांग का विरोध करते थे। परिणाम स्वरूप इन वर्गों में उनका समर्थन खो दिया। अंत में सैनिकों को बुलाकर विधानसभा को विस्थापित कर दिया गया। अच्छा, हुआ इसमें ही नो कि जो राजा थे, जो धनवान लोग थे, वो चाहते थे कि यही राजा बने। देख लो, मई की क्रांति की हम बात कर रहे हैं, ये मई में आयोजित हुई थी 1848 में, इसीलिए मई की क्रांति की जाती है। अब हुआ इसमें ही कि जैसे मान लो कि हमको आप राजा बनाना चाहते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि राजा ना बने। तो हुआ ऐसा ही, जो राजा थे, कुछ ऐसे लोग थे जो राजा के पक्ष में थे, वो चाहते थे कि राजा बने। मई की क्रांति की बात हो रही है। और कुछ लोग ऐसे, जैसे गरीब लोग, ये चाहते थे कि राजा ना बने, यहाँ पर एक नए तरीके से कानून लागू हो। तो जो धनवान लोग थे, जो गरीब लोग थे, उसके बीच में लड़ाई होने लगी, लड़ाई छिड़ गई। जब लड़ाई होने लगी तो राजा को ताज नहीं पहनाया गया, राजा को वहाँ से हटा दिया गया और वहाँ पर विधानसभा की संसद बुलाई गई। जो सैनिक लोग थे, सैनिक लोग बुलाया गया और वहाँ पर सैनिक व्यवस्था लगा दी गई। इसी को कहते हैं मई की क्रांति। अभी कभी कभी राष्ट्रपति शासन लगता है, अब देखे भी होंगे, लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद से हट जाए। बिहार में लालू यादव थे तो उनको हटा दिया गया था और तब राष्ट्रपति शासन लगा था। अभी राष्ट्रपति शासन वहाँ भी लगा था जम्मू कश्मीर में। तो राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो बहुत माने एक तरीके से जो अत्याचार होता है, बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, लेकिन 6 महीने से अधिक नहीं लग सकता है नियम है। कहीं कहीं 2 महीने से अधिक नहीं लग सकते हैं। राष्ट्रपति शासन जो होता है बहुत ख़राब चीज़ है, मार के दें को बेंगड़ा कर देते हैं सब। इसलिए इसका अधिकार है कि 2 से 3 महीना पूरा पावर राष्ट्रपति के पास आ जाता है उस राज्य का। तो वहाँ के राजाओं को ताज नहीं पहनाया गया, वहाँ पर सैनिक व्यवस्था की गई, सैनिक को बुलाया गया, सैनिक की व्यवस्था कराया गया। इसी को कहते हैं मई की क्रांति। महिलाओं के लिए क्रांति। देखो, पहले के समय में न जितना महिलाओं का अधिकार था, जैसे आप लोग ये बैठ के सब पढ़ रहे हैं ना, वैसे अधिकार नहीं था। वो घर में से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, समझ रहे हो। हालांकि चलिए ये बात रहा कि हमारे देश के कुछ अच्छे लोग आए जिन्होंने देश के तरक्की के लिए लड़कियों के इतने आगे किया, नहीं तो ऐसा नहीं पढ़ाई होती थी। समझ रहे बात को। विस्तार बदलते गए और बदलते बदलते कहाँ से कहाँ चला गया है। तो महिलाओं ने अपने, देखो आप लोग इतना स्वतंत्र रूप से जीते हैं, महिलाओं ने पुरुषों के बराबर अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए क्रांति की, लड़ाई की, राजाओं से लड़ाई की कि जैसे पुरुषों का अधिकार मिलता है उससे मेरा भी अधिकार मिलना चाहिए। अभी इसी अधिकार को, इसी को कहते हैं महिलाओं की क्रांति। आपको याद होगा कि आपके भाई का जितना ज़मीन में अधिकार है उतना आपका भी अधिकार है। अगर 5 बीघा है तो 2.5 बीघा उसका है, तो 2.5 बीघा आपका है, ठीक है। और आपका अधिकार है, वो आपका मिलेगा। क्यों मिलेगा हम बता देते हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ पिताजी का नाम होगा, मम्मी का नाम होगा, वहाँ वहाँ आपका भी नाम होगा, कुटुंब रजिस्टर पर भी नाम होगा आपका। समझ रहे हैं। जो परिवार रजिस्टर का नकल होगा उस पर भी आपका नाम होगा। जो ये क्या बोलते हैं राशन कार्ड है उसमें भी आपका नाम होगा, सब में आपका नाम होगा, आपका अधिकार है। लेकिन ये कहा जाता है कि चलो भाई आप अगर कहीं जाएंगे आपकी शादी होगी तो मान लीजिए कि वहाँ जाएंगे तो फिर आपका वो तो उसका ज़मीन तो आपका हो जाएगा। फिर आपका भाई है वो भी तो किसी को लेकर आएगा, वो भी किसी की लड़की के साथ शादी करेगा।
तो उसका ज़मीन उसको छोड़ दिया जाता है। यहाँ जब वो लड़की आएगी तो जो आपका हिस्सा था वो ले लेगी। इसीलिए इसको छोड़ दिया गया कि सब ट्रांसफरमेंट है। लेकिन आज अगर लड़की चाह दे तो उसको मिल जाएगा। वो कहेगी हम शादी नहीं करेंगे, मुझे इतना ज़मीन चाहिए, घर में आधा हिस्सा चाहिए, हम शादी नहीं करेंगे, तो उसको मिलेगा। अब मिलता नहीं है। मान लो बाल्टी बाबा है, उनके बच्चे नहीं थे पूरा, तो उनके लड़कियों का है। चाहे वो कौन है, मायावती है, मायावती जो है उनकी, मायावती भी अकेली है, शादी नहीं की, पूरा ज़मीन उन्हीं का है। तो ऐसा होता है। आपको समझ रहे हो ना बात को? तो वही होता है, महिलाओं ने अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए राजाओं से लड़ाई की। इसी को महिलाओं की क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। राजनीतिक अधिकार, वही राजनीतिक में भाग लेना। पहले महिलाओं को ये तो आए, सब सरकार नए नए बनी है तो लड़कियों को, औरतों को लड़ने का अधिकार मिला चुनाव में। तो पहले चुनाव में कहाँ लड़ते थे सब? अभी आपके यहाँ की ये लड़ रही हैं, बाल्टी बाबा की जो लड़की है, तो ये लड़कियों का अधिकार था लड़ाई करने के लिए। तो आज राजनीतिक में भाग ले ही रहे हैं। जर्मनी के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण का मतलब क्या होता है ना, कि जर्मनी में पूरे, जर्मनी एक देश था और उसमें जो अलग अलग क्षेत्र तो बटे हुए थे, मान लो जी कि अलग अलग क्षेत्र बटे हुए थे, उस सभी क्षेत्र को मिला करके एक कर दिया गया। जर्मनी में जितने भाग थे, जितने क्षेत्र से सब अलग अलग बटे हुए थे, उन सभी को मिला करके जब एक कर दिया गया तो उसी को हम लोग कहते हैं जर्मनी का एकीकरण। एक होता है इटली का एकीकरण। तो इटली में भी जो क्षेत्र थे सब अलग अलग बिखरे हुए थे और उसको हम लोग क्या करते हैं, मिला करके एक कर देते हैं। सब जर्मनी, जिसमें इटली में जितने भी क्षेत्र हैं सबको मिलाकर एक कर देते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं इटली का एकीकरण। एकीकरण में कुछ लोग हैं, जैसे जूसेपे मेस्सीनी है, इसने, देखो आपके लिखा भी गया है कि जो मेस्सीनी है, इसने इटालियन गणराज्य के लिए कार्यक्रम तैयार किया था। इसी ने इटली के एकीकरण के लिए प्रमुख योगदान दिए थे। जो जूसेपे मेस्सीनी है वह इटली के एकीकरण के लिए प्रमुख योगदान दिए थे। ठीक है। और उसके बाद साम्राज्यवाद क्या होता है? साम्राज्यवाद का मतलब होता है, देख लेना, जब भी साम्राज्यवाद कहेगा तो अपने देश के सैनिक व्यवस्था को बढ़ाना। अपने देश के जो सैनिक व्यवस्था उसको क्या करना? बढ़ाना। लड़ाई के लिए जो ताकत चाहिए, उड़ाकू विमान चाहिए, परमाणु बम चाहिए, हथियार चाहिए, उसको में वृद्धि करना। इसी को हम लोग कहते हैं साम्राज्यवाद। इसी को क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद। याद रखना सब लोग। साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि अपने सैनिक शक्ति को बढ़ाना, अपने जो युद्ध में जो वस्तुएं यूज की जाती है उसमें वृद्धि करना, उसी को हम लोग साम्राज्यवाद कहते हैं। और यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव, अब यूरोप में जितने भी देश थे, जर्मनी थे, तनाव का मतलब होता है ना लड़ाई होना। जर्मनी थे, इटली थे, फ्रांस थे, रूस थे, अमेरिका था, सब अब एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर दी। उसके बाद से एकीकरण की प्रमुख घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं हुई थी एकीकरण में। पहले तो यह है कि संयुक्त इटली की घोषणा 1807 में हुई कि सेना ने दक्षिण इटली को सिसिलिया के राज्य में प्रवेश किया। बहुत सारी घटनाएं, अभी घटनाएं आप देखे थे यहाँ पर हुई थी अफगानिस्तान में। जब तक अमेरिका के सैनिक वहाँ पर उपस्थित थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही अमेरिका के सैनिक उसने बुलाया, अफगानिस्तान को अपने कब्जा में कर लिया तालिबान। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, कौन कौन सी घटनाएं होती है। इस तरीके से आपका ये पहला लेसन जो था आपने इसको पढ़ा। इसके एक टिप्स आपको बताए कि कौन क्या क्या है, इसके बारे में आएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, अपने विचार के द्वारा इस सभी बातों को लिखेंगे आप। ठीक है। ये कुछ हेडिंगें बताई गई है, उतना ज़्यादा टाइम तो है नहीं, एक पार्ट पे ही 10 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा। तब आपके 7-8 पार्ट पढ़ेंगे तो 70-80 मिनट आपका होगा। चलिए, समझ में आया? अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तले मैं हेडिंग बना रहा हूँ, तो तले आप लोग सभी लोग जितने बच्चे हैं